नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करूंगा और महाराष्ट्र से लेकर के ये सीधी राजनीति दिल्ली तक जाती है, इस पर मैं आपके सामने अपना एनालिसिस प्रस्तुत करूंगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो शपथ ग्रहण हुआ है देवेंद्र फडणवीस जी का, इसकी कहानी कहाँ तक जाती है और इसका कोई और छोर है राजनीति में या नहीं है, या आज की शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र ने किन लोगों को पीछे छोड़ा है, किन लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है, क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो खैर, अब मैं आता हूं आज के जो शपथ ग्रहण समारोह जो बम्बई में हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र देश का दूसरे नंबर का राज्य है और ये कहना चाहिए कि आर्थिक राजधानी होने के नाते वो नंबर 1 पर भी है। वैसे एक भूगोलिक स्थिति, दूसरे और दृष्टिकोण, पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश के बाद उसका दूसरे नंबर पर आता है, चूँकि वहाँ पर जो 49 सीटें हैं, शायद 48 या 49 हैं, और यूपी में 80 सीटें हैं। यहाँ की 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर 288, तो इस लिहाज से वो दूसरे नंबर पर ही आता है। और वहाँ की राजनीति दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह प्रभावित करती है। भले ही उत्तर प्रदेश बार बार प्रधानमंत्री पद देता हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद तक को प्रभावित करने की राजनीति वहीं से चलती है, क्योंकि वहाँ सत्ता का केंद्र, आर्थिक केंद्र, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने तीसरी बार शपथ तो ले ली, लेकिन उनकी शपथ के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वैचारिक आपस में मतभेद, या ये कहें कि हम हड़कंप मच गया है कि अब देवेंद्र फडणवीस का कौन पीछा करेगा, कौन उससे नीचे रह गया, कौन ऊपर निकल गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ 2029 का जो समाप्त होगा, ये जो वर्तमान 2024 का चुनाव खत्म होने सेशन चल रहा है लोकसभा का, ये 5 वर्ष बाद 2029 में ख़त्म होगा। तब अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा? अब सवाल यहाँ से शुरू होता है। वो तो बात हो गई, वही चीफ मिनिस्टर बन गए, सारी सरकार भी बन जाएगी। और दिन में जो अफवाह उड़ाई थी कि शिंदे शपथ नहीं ले रहे, शिंदे ने शपथ भी ले ली। सिंधी को ज़बरदस्ती वहाँ क्यों बिठाया गया है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी एनालिसिस में बताऊंगा। देखिए, अब तक नरेंद्र मोदी के जो नीचे नंबर 2 के नेता थे, उनमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जो बिल्कुल साये की तरह नरेंद्र मोदी के साथ रहते हैं, इन दोनों में अगले प्रधानमंत्री पद की होड़ थी। अब आज जो शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद एक तीसरा नेता भी उभर कर सामने आ गया है, जो पीएमओ की कतार में खड़ा हो गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद, पढ़ा लिखा, विवादित नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आरएसएस का पूरा बर्दाश्त प्राप्त है देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूं कि देवेंद्र फडणवीस 2014 के बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में प्रोजेक्ट हुए, चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद बीच में एक बार चीफ मिनिस्टर और बन गए, फिर उतार दिए गए, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी पिछली सरकार में थे, अब वो तीसरी बार बने हैं। तो आरएसएस चाहता है कि मोदी के रिटायरमेंट के बाद देवेंद्र फडणवीस देश की सत्ता संभालें। तब तक अभी 5 वर्ष हैं, सत्ता 29 में बदलेगी, इनकी भी सत्ता
शायद 29 तक रहेगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो सत्ता संघर्ष चल रहा था योगी और अमित शाह के बीच, वो उस पर हम धीरे से एक छोटा सा कहना चाहिए पैरेलल अध्ययन कर लेते हैं और हम आपको बताते हैं। देखिए, फडणवीस अभी 54 साल के हैं, अमित शाह 60 साल के हैं। अमित शाह बीएससी हैं और देवेंद्र फडणवीस काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एलएलबी हैं और शायद विदेशों से कहीं से एमबीए भी है। वो पूरी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन वो पढ़े लिखे हैं। अमित शाह के पीछे तमाम विवाद लगे हुए हैं। वो एक बार तड़ी पार भी किया पुलिस ने उन्हें गुजरात में, और वो जेल भी गए। लेकिन फडणवीस के ऊपर इस तरह का कोई दाग धब्बा नहीं है। तो आरएसएस चाहती है कि जैसी आरएसएस की छवि है, आरएसएस की छवि हमेशा ये रहती है कि वो वसुधैव कुटुम्बकम जैसी स्थिति रहे और कोई किसी को सताए नहीं। वो उसका अपना एक अलग पैरेलल जो सिद्धांत है उस पर चलते हैं और सबका सम्मान भी करते हैं। बीच बीच में बहुत सारी बातें इधर उधर होती रहती हैं, लेकिन आरएसएस कभी खुले रूप में जो उनके मुखिया होते हैं वो खुले रूप में कभी किसी की बुराई या भलाई में नहीं पड़ते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक साफ सुथरी छवि वाला प्राइम मिनिस्टर अगला हो। आरएसएस की चली तो हम समझते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो। लेकिन अभी एक कार्यक्रम हुआ था मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज में, तब मोदी ने कहा था कि वो 2029 में भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब बात यहाँ आती है कि मोदी ने जब 2029 में भी ठान लिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे चौथी बारी, तो फिर तो सारे खेल खत्म है। कोई नाम चले न चले वो कोई कहानी नहीं है। अब देवेंद्र फडणवीस का नाम चलता है, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले गडकरी और राजनाथ ये पीछे चले गए। अब इन दोनों में से किसी का कभी कोई नंबर नहीं आने वाला। अब नंबर संघर्ष की बात है तो अमित शाह और फडणवीस के बीच है, और शाह और योगी के बीच में जो झगड़ा है वो आपको मालूम है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये सत्ता संघर्ष अब भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी तौर पर शुरू हो चुका है। अब सवाल उठता है कि ये तो नीचे के लेवलों की बात रही, अब बात फिर एक बार से आती है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था देवेंद्र फडणवीस एलएलबी हैं, वो एलएलबी नहीं है, वो एलएलएम है। एक मैंने कोई जानकारी की भी कुछ दिन पहले, तो उसमें पता चला कि वो एलएलएम है और लंदन से शायद कोई डिप्लोमा है उनके पास। तो खैर, अब वो अमित शाह और योगी के लिए तो चैलेंजर हैं ही, वो नरेंद्र मोदी के लिए भी चैलेंजर हैं, क्योंकि ये जो उनकी शपथ हुई है इसके पीछे उन्हें बहुत रोकने की कोशिश हुई कि वो किसी तरह से रुक जाएं, और उसमें बार बार टांग अड़ाने का काम किसने किया आपको मालूम है? शिवसेना के अध्यक्ष शिंदे साहब ने। जैसे ही उनके नाम का डिक्लेरेशन हुआ कि चीफ मिनिस्टर होंगे, 131 सीटें हैं भाई, बड़ी पार्टी है, तो निश्चित तौर पर वो विधायक दल के नेता बनने, और फिर पार्टी के पास कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 10, 15, 20 विधायक इधर से उधर होने में क्या, बम्बई वैसे भी आपको मालूम है कि वित्तीय स्थिति बम्बई के जरिए ही चलती है पूरी राजनीति की। तो खैर वो उस पर हम नहीं आते, लेकिन जैसे ही उनको घोषित किया, शिंदे कोप भवन में चले गए। मैंने पिछली बारी भी आपको ये सब चीज़ें बताई थी कि वो सतारा में उनका एक गांव है, और वहाँ पर वो ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी नेटवर्क नहीं होता, टेलीफोन का न नेट का। तो वो वहाँ जाकर के बीमार पड़ गए, क्योंकि वो अभी ये समझ रहे थे कि मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा। और पीछे से मैं देखिए क्लियर कर खुलासा बोलना चाहता हूँ, अमित शाह उनको पुश कर रहे थे कि आप लगे रहो आप, चूँकि अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को नहीं चाहते, क्योंकि देवेंद्र के तीसरी बार सत्ता में शिखर पर पहुंचने के बाद अमित शाह का पत्ता कटना जरूरी था। अब तो पत्ता अमित शाह का तो छोड़िए, योगी का तो छोड़िए, अब तो सीधा चैलेंज देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है।
ये मैं आपको साफ कर दूँ। लेकिन इसके बावजूद भी दिन में आज सवेरे कई वीडियो हमने देखे, उसमें ये चल रहा था कि ये शिंदे जो है शपथ नहीं लेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की। कई लोगों ने बाकायदा वीडियो बना दिए, खबरें आने लगी और फ्लैश चलने लगा। लेकिन हमने देखा कि शाम होते होते जैसे ही वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे, अमित शाह पहुँचे, शिंदे ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली। ये सब क्या है? ये सब ये है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में क्या कर रहे हैं उसकी खबरें भीतर से खींच करके दिल्ली तक पहुंचानी है। और ये काम शिंदे से ज़्यादा बढ़िया कोई अमित शाह के लिए कर नहीं सकता। अब एक बड़ी तकलीफ चल रही है। शिंदे चाहते हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय मिले, पूरी खुफिया तंत्र उनके पास है, सारी सूचनाएं उनके पास हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कभी किसी को डाउन करना हो तो 2 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें अब कौन इसके पीछे है ये साफ झलकता है। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को एक बैरिकेड करने के लिए, उनके कामकाज पर निगाह रखने के लिए शिंदे को पीछे लगाया है और इसीलिए वो बार बार रूठने का और इस तरह के जो नाटक चले थे 10-12 दिन से, उसकी कहानी चल रही थी। तो अमित शाह चाहते हैं कि वहाँ की सारी गोपनीय सूचनाएं, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर किससे बात करते हैं। नेचुरल सी बात है, जब वो बात करेंगे और गृह मंत्रालय की जितनी खुफिया और जो पुलिस है वो सब शिंदे के हाथ में होगी तो उसकी सूचनाएं शिंदे के पास भी जाएंगे। होम मिनिस्ट्री बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये सारा खेल अभी बाकी है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का इस तरह से अचानक ऊपर पहुंच जाना और तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बन जाना, ये दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेगा ज़बरदस्त तरीके से। ये देवेंद्र फडणवीस केवल शाह और योगी के लिए खतरनाक नहीं है, ये सीधे तौर पर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक खतरे की घंटी बन चुके हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनफिट हैं कहीं भी, आप जानते हो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बोलबाला है, जो उनकी भाषा शैली है, जानकारी है, हिंदी बोलते हैं फर्राटेदार, अंग्रेजी बोलते हैं फर्राटेदार, और महाराष्ट्र की राजनीति को उन्होंने किस तरीके से लिया है। पिछली बारी तो एक आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात चल पड़ी थी। कई लोगों ने सुझाव दे दिया कि भाई देवेंद्र फडणवीस को बनाइए, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हारा गया तो वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने चीफ मिनिस्टर पद से और उन पर जो भी कोई जिम्मेदारी थी उन सब से हटने के लिए बाकायदे ऐलान किया था कि मैं कुछ बनना नहीं चाहता, चूँकि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं हारा हूँ। लेकिन एक भारी भरकम ये चाल चलने के बाद आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में कहा कि नहीं आप काम करिए। वही व्यक्ति देखिए आज उसने जैसे भी हुआ, ये देखिए वो बात की बातें हैं कि चुनाव मशीनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अब पर्दे के पीछे की बात हो गई। अब वर्तमान में जो हालात हैं, इस समय महाराष्ट्र का हीरो, बल्कि 5 साल बाद वो देश का हीरो बनने की स्थिति में पहुंच चुका है। और इसके आज की ताजपोशी के बाद बहुत कुछ बदल गया है। आपको हम बताते चलें कि जो देश में आर्थिक स्थिति है उसको किस तरह से घुमाना फिराना है, क्या करना है, किसको क्या क्या कहाँ प्रोजेक्ट देने हैं, ये सारी चीज़ें अब वहीं से चलेंगी, मुंबई से चलेंगी। क्योंकि अडानी और अंबानी का दफ्तर भी वहीं है, वो उनके कारोबार भी वहीं हैं, वहीं से उनके कॉरपोरेट ऑफिस हैं। जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा अब फडणवीस के अलावा वहाँ कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता। जो कुछ भी होगा फडणवीस करेंगे, और मैं समझता हूँ फडणवीस जो करेंगे उसको दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता। अब बात यहीं आती है कि फडणवीस शिंदे को गृह मंत्रालय देते हैं नहीं देते हैं।
या डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद तक ही सीमित रखते हैं। हालांकि डोरी खिंच गई है। मैं आपको बताऊं, आज चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की जो पीसी थी, क्या आप जानते होंगे पीसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार वार्ता, उसमें से शिंदे गायब थे और जो तीसरा साझीदार है वो जरूर था, लेकिन शिंदे वहाँ से गायब थे। इसका मतलब क्या है कि जो धागा है उसमें बहुत बड़ी गांठ पड़ी हुई है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन पिछली जो सरकार थी, जो बनी थी, तोड़ताड़ करके जो बनी थी, उसमें भी देवेंद्र फडणवीस ने मना किया था कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन आरएसएस ने ज़बरदस्ती उनको मनाया और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए राजी किया। और ये जो 3-4 साल उन्होंने काटे, बड़े ही कायदे से, शांतिपूर्ण तरीके से बात की और हर चीज़ को उन्होंने मैनेज किया। तो ये चीज़ें हैं जो आपके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी था। बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर भी मैं आपको एक बार फिर बात करूंगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस को नेता बनाने के लिए पार्टी को जो चुनाव का परिणाम कितने दिन पहले आ गया और तब से लेकर अब तक के अटका पड़ा था। सोरेन बहुत पहले ही चीफ मिनिस्टर बन गए, काम भी शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ अटका रहा क्योंकि वो ऊपर की जो लॉबी थी, गुजरात की लॉबी, वो नहीं चाहती थी कि देवेंद्र अगला चीफ मिनिस्टर बने। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, एक उभरता हुआ नेता, उसकी टांग खिंचाई यहाँ पर शुरू हुई। एक उभरता हुआ नेता मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चौहान साहब, वो इतने सीनियर होते हुए जो चुनाव अभी मध्य प्रदेश में हुआ, उनकी जो लाडली बहन योजना थी उस पर भारी काम किया उन्होंने और पूरा प्रचार तंत्र उनके पीछे चलता था। उनको वहाँ उनके ही हाथ से पर्ची पकड़वा दी और एक डॉक्टर मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। तो ये सारी जिस तरह से नीचा दिखाया गया चौहान साहब को, वो सबके सामने। अब एक चीज़ और नई आ रही है, चौहान साहब भी एक उभरते हुए सितारे अभी भी हैं, उनकी उम्र है, तो उनको अभी अध्यक्ष बनने की जो बात थी वो उसको रोकने के लिए अब क्या हुआ है, राज्यसभा के सभापति महोदय हैं हमारे धनखड़ साहब, उनसे मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ कोई कृषि अनुसंधान के ऊपर थी कहानी। वहाँ पर वो किसानों को लेकर के भड़क गए, कृषि मंत्री पर तमाम तंज कसे। ये सारा पब्लिक डोमेन में चल रहा है, धनखड़ का पूरा वीडियो चल रहा है, हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा कि धनखड़ उनके चौहान साहब के ऊपर किस तरह से बरस रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारा जो किसानों को नाराज़ करना, किसानों के आंदोलन के लिए शायद चौहान ही जिम्मेदार हैं, जबकि उन्हें अभी क्या 4 महीने भी नहीं हुए हैं शायद कृषि मंत्री बने हुए, उनकी कोई बात नहीं है। लेकिन धनखड़ ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बड़े वेरिफिकेशन वाले हैं कि जो किसानों के लिए जो क्या कहना चाहिए सिद्धांत बने हैं, जो नीति बनी है, उन नीतियों को बीजेपी ने, या ये कहें कि कृषि मंत्रालय ने कूड़ेदान में फेंक दिया। इस तरह का बयान था उनका, मैं सुनकर के दंग रह गया कि भाई धनखड़ साहब को हो क्या गया है, इस तरह से जो उनको दबाने की कोशिश हो रही। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको इशारा किया गया है कि ये ज़्यादा उठ रहे हैं, लिहाजा इनकी खाल थोड़ी सी खिंचाई कर दीजिए। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको ये वीडियो मैं समझता हूँ अच्छा ही लगा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने छोटा सा ही वीडियो बनाया है, जानकारी दी है कि बीजेपी में कितनी जोरदारी से टांग खिंचाई होती है। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि भाई अमित शाह कभी विदेश नहीं गए, योगी कभी विदेश नहीं गए, अंग्रेजी बोलना जानते नहीं हैं। मोदी के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रस्तुत होगा देश का प्रधानमंत्री तो वो फडणवीस के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ नहीं जानते। वास्तव में बात भी सही है, क्योंकि इसके लिए देखिए अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केवल बुलडोजर चला देना और ये सब चीज़ें कर देना, ईडी से छापा मरवा देना, यही राजनीति नहीं होती। इसके अलावा भी राजनीति होती है कि एक देश से दूसरे देश के संबंध कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए। मोदी, चलिए देखिए, मोदी ने धरती का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पर उनके कदम ना पड़े हों। अब ऐसा व्यक्ति, चलो उनकी एक पॉलिटिक्स है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जरिए पूरे देश पर कब्जा किया है, सारी चीज़ें की हुई हैं, सब चीज़ को वो हैंडल करते हैं। पीएमओ, अब आपको मालूम है मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है,
हर मंत्रालय की फाइल पीएमओ के थ्रू ही जाती है। तो ये कला है उनकी राजनीति करने की। तो ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस सब चीज़ समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी उन्हें ज्ञान है। जब वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सब चीज़ें होंगी, और इसके लिए किसी लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करने वाले की उनको ज़रूरत नहीं होगी। वो सीधे उसको संवाद को समझेंगे और उसका तत्काल जवाब भी देंगे। तो ये एक क्वालिटी उनके अंदर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।